नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जिन्हें आप देख रहे हैं, भारत में संभवतः राजनीति या समाज की एक्टिविटी से जो व्यक्ति भी अपना सरोकार जोड़ के रखता है, वो कम से कम शोएब चौधरी साहब, जो सलाहुद्दीन शोएब चौधरी साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। ये नाम वो है जो आज भारत के हर जनमानस के बीच लिया जा रहा है, बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं शोएब चौधरी साहब का। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार। और आज का जो रक्षाबंधन के दिन में भारत की जितने बहनें हैं सबके लिए मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, भाई और बहन के त्योहार के इस पर्व पर आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। दर्शकों, शोएब चौधरी साहब का अगर मैं परिचय दूं तो ब्लड वीकली बांग्लादेश से प्रकाशित आप इसके एडिटर हैं, लेकिन सिर्फ यहीं तक ये सिलसिला नहीं रुकता है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा जब मैं चौधरी साहब को इंट्रो दूंगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। 500 से, आप सोचिए, एक तरफ खोजी पत्रकारिता, 500 से ज्यादा गाने लिख चुके हैं, यानी कवि हृदय भी इनके अंदर पलता है। निर्भीक पत्रकार हैं और मीडिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बांग्लादेश में बैठ के भारत में तब सबसे पहली बार चर्चित हुए जब इन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद इस रिपोर्ट को अपने यहां ब्रेक किया कि साहब, खालिदा जिया के बेटे तारिक के साथ, जो कि बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उसका कार्यकारी अध्यक्ष है, उससे भारत के कांग्रेस यानी हमारी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की लंदन में एक गुप्त मीटिंग हुई थी और वहां पर बाकायदे तख्ता पलट के 3 हफ्ते पहले पूरा ब्लूप्रिंट पेश किया गया था राहुल गांधी के सामने। आप सबने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम भारत में बांग्लादेश दोहराने की बातें करने लगा। लेकिन उसके बाद सीन में आते हैं शोएब चौधरी साहब और उनका यह खुलासा। कांग्रेस में सन्नाटा, उसके पूरे इकोसिस्टम में सन्नाटा। हालांकि शोएब साहब उसके बाद 2 और रिपोर्ट लेके आ चुके हैं और तीसरे रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें वो राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता और उनके निजी जीवन और पारिवारिक जीवन, यहां तक कि उनके बच्चों के बारे में भी कुछ बातें कर रहे हैं। और उस रिपोर्ट के बाद भी लगातार चौधरी साहब चैलेंज कर रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस बोलने को तैयार नहीं है। इसी मुद्दे पर बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, उसको लेके बहुत सारे दावे, क्योंकि चौधरी साहब वहां जमीन पर हैं, बांग्लादेश की धरती पर हैं और आज से नहीं, इनका पुराना सरोकार है जब बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के मुद्दों को लेकर ये बेहद गंभीर रहे हैं। चौधरी साहब, आप लगातार ये दावा कर रहे हैं और दावा नहीं, आप इसको सच की तरह बता रहे हैं। आपसे ज्यादा किसी के पास अनुभव नहीं है। हम सारे लोग सूत्रों, तस्वीरों, ट्विटर और बाकी चीजों पर आधारित हैं, लेकिन आप बांग्लादेश में बैठे हैं और उसके बाद आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वहां हिंदुओं के साथ बर्बर अत्याचार हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है। लेकिन इंक्लूडिंग बीबीसी से अगर मैं शुरुआत कर दूं और भारत मीडिया से लेके, भारत की जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां से शुरू करके पूरी यूरोप का मीडिया, वो तो ये कह रहा है कि नहीं साहब, अब तो उनके साथ कहीं इस तरह की तस्वीरें पेश की जा रही हैं कि वहां पर जो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वो मंदिरों को बचा रहे हैं। कहीं ये कहा जा रहा है नहीं नहीं ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा है, या ये कहा जा रहा है कि उतना नहीं हो रहा है जितना ये बताया जा रहा है, लेकिन आपके दावे कुछ अलग हैं। ऐसा कैसे? धन्यवाद। मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि बीबीसी जो है, हम लोग सब जानते हैं कि बीबीसी को सब टेरर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के नाम पे ज्यादा जानते हैं, जैसे कि अल जजीरा को भी जानते हैं। और बीबीसी का एक एजेंडा है, ब्रिटेन का जो बड़ा भाई है अमेरिका, और अमेरिकन डीप स्टेट की जो ब्लूप्रिंट या डिसीजन होता है या निर्देश होता है, वो निर्देश को गुलाम की तरह पालन करते हैं। अभी जो भारत की प्रेस कम्युनिटी के बारे में आपने जो कहा, मैं कहूँगा कि इन लोग को मैं क्या नाम लूँ, ये प्रेस है,
प्रेष्या, जो औरत बदन को बेचता है वो वेश्या है, और जो अपने की ये जर्नलिज्म को बेचता है ये प्रेष्या है। और इनकी अंतरात्मा की कोई आवाज है नहीं, कोई कॉन्शियस चेतना भी नहीं है, इसके लिए ऐसा हैवान की तरह काम कर सकते हैं। मैं बांग्लादेश में बैठा हूँ भैया, और बैठ के मैं अगर सच नहीं बोलते तो अब तक ये सरकार ने मुझको पकड़ के ले जाते। डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट में मेरे खिलाफ मुकदमे भी दे देते कि दिस मैन इज डूइंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट बांग्लादेश। मगर मेरे आँख जो देख रहे हैं बांग्लादेश में बैठ के, हिंदू की कत्ल आम, हिंदू को खून करके फ्लाईओवर में जला के रखना, हिंदू माँ बहनों को गाड़ी में उठा के ले जाके रेप करना, उनके घर को जला देना, उनकी मंदिर को तोड़ना, जला देना, उनकी दुकानें या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को बर्बाद करना। सो मैं ये सब ग्राउंड जीरो में बैठ के देख रहा हूँ। और जो भारत की प्रेष्या ये तो इसके आँख में काट की चश्मा लगा हुआ है। सिर्फ काट की चश्मा आँख में ही नहीं, इसकी जो चेतना या अंतरात्मा की आवाज है उसमें भी वो मास्क लगा हुआ है, पैसे की मास्क, रिश्वत के मास्क, गुलामी के मास्क। क्योंकि ये पैसा लेता है अरब मुल्क से, वो जो ज़कात के फंड के $40 बिलियन हर साल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे उसको मिलता। उनके अमेरिकन बॉसेस ने पैसा देता, वो भी लेते। जॉर्ज सोरोस से पैसा लेते, कई सारे से पैसा लेते, और पैसा लेते लेते ये तो प्रेसा भी है भाई। तो प्रेसा से आप तो जर्नलिज्म एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं रहेगा, उसका काम कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि भारत की हर मीडिया चुप है, आप चुप नहीं हैं, और बहुत सारे मीडिया है, दे आर ऑल्सो नॉट साइलेंट, दे आर टेलिंग द ट्रूथ। अभी हो सकता है कि what you are telling it is essential, not हो सकता है, it is हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो पसंद नहीं कर रहे कई लोग जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट एंड लिबरलिस्ट एंड अदर्स। बट सच तो ये है ना, आप जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ। और मैंने तो पहले सबसे बड़ा बात कह दी कि अगर मैं झूठ कहता मुझको पकड़ के ले जाते, जेल डाल देते या मुझको धमकी देते, कुछ तो नहीं कर रहा। लेकिन चौधरी सर, आप भी उस दौर के जर्नलिज्म से जुड़े हैं जब ये देखा जाता था कि अखबार निकलते थे, यानी वन वे मीडिया होती थी, इंटरैक्टिव मीडिया नहीं होती थी, टू वे मीडिया नहीं होती थी। और अगर आपको अखबारों से यानी संपादकों से या मीडिया से कम्युनिकेट करना है तो हमारे यहाँ हिंदी में कहा जाता था, माशाल्लाह आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई आपके लिए ऐसे आसान शब्द बोलूं कि जो आप समझ जाएं। लेकिन आप तो पूरी हिंदी बोल रहे हैं, पूरी तरह से हिंदी भाषी हैं। तो संपादक के नाम एक पाती आया करती थी। वहां से एक दूसरे दौर की जर्नलिज्म के फेज में हम आ गए हैं, जब सोशल मीडिया है, हर तरह की खबरें नुमाया हैं, और बांग्लादेश में जो कुछ भी अत्याचार हिंदुओं के साथ, वहां के बहुसंख्यकों के साथ हो रहा है, वो सारी चीजें हमारे और आपके जरिए सोशल मीडिया में पहुंच रही हैं। ऐसे में बीते 15 अगस्त को जब हमारा स्वतंत्रता दिवस था, हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये चिंता जाहिर की लाल किले से। इससे पहले जब आपके यहाँ यूनुस साहब ने टेक ओवर किया, तब भी उनको एक तरह से बधाई या ग्रीट करते हुए उन्होंने ये चिंता जाहिर की। आखिर क्या वजह है कि चाहे यूरोपियन मीडिया हो, चाहे भारतीय मीडिया हो, मेन स्ट्रीम, वो इसको इस तरीके से नहीं ले रहा है? आपने बिल्कुल एक अद्भुत शब्द प्रेष्या का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया में जो भी दर्शक देखेंगे, वो इस शब्द से उसको रिलेट कर पाएंगे। आखिर वो नैतिकता कहां चली गई, और क्या वजह है कि जब एक राजनीतिक तख्तापलट बांग्लादेश में होता है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, जब जब कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई है बांग्लादेश में, पहला शिकार वहां का हिंदू बना है। साहब, ये क्या मतलब है? भैया देखिए,
अभी की बात पहले मैं करता हूँ, बाद में आगे का बात करूंगा। अभी जो बंदा ये सरकार में बैठा है प्रधान, ये कौन है? ये क्लिंटन फाउंडेशन की सबसे बड़ा डोनर है। इसके साथ जॉर्ज सोरोस का ही या डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे लोगों के साथ गहरा रिश्ता भी है। चलो कि ये अमेरिकन डीप स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव है, और जब ये उनके ही ब्लूप्रिंट अमेरिकन डीप स्टेट का इम्प्लीमेंटेड होने के बाद किसी को बैठाया, और बैठाने के नतीजे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, जुल्म जो भी हुई कहिए, कत्ले आम हो रहा है, इसको वो बाहर नहीं जाने देंगे। इसके लिए कि लोग ये ना समझे कि अमेरिकन डीप स्टेट ने जो काम किया, इसके नतीजे में हिंदुओं के ऊपर ये सब चल रहा है, और जो चला रहा है वो भी अमेरिकन डीप स्टेट की एलाइज है। So this is the reason they are suppressing and hiding the truth from the Bharatiya community, Bharatiya population, and also to the international population. अभी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कर ली कि एक तो ज़माने था 40 साल आगे जब हम भी जर्नलिज्म करते थे, उस वक्त कि सुबह तक पता नहीं चलता कि क्या न्यूज़ हुआ है, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ के लिए आपको सुबह तक इंतज़ार करना पड़ता जब तक अखबार प्रिंट नहीं हो जाते। उस वक्त ना तो इंटरनेट थे, ना ऑनलाइन थे, कुछ भी नहीं थे। न्यूज़ भी चलते थे टेलेक्स में, न्यूज़ एजेंसी, बाद में प्रिंट हो गया तो उस वक्त लोगों को जानकारी मिलती कि क्या हुआ। अभी तो सोशल मीडिया आ गया, बहुत सारी जगह आ गया, मगर जो प्रेशर है, प्रेशर ये लोग समझते हैं कि वो जो ऑस्ट्रिच, ऊंट पाखी की तरह नहीं, वो अपनी सर बालों में दबा के रखते और सोचते कि कोई कुछ नहीं देख रहा है। और ये लोग इतनी बेशर्म है, बेशर्म, कि सोशल मीडिया में हकीकत आ रहा है, आप जैसे यूट्यूब चैनल्स में हकीकत आ रहा है, फिर भी उनके कोई शर्म भी नहीं इसके लिए कि आप एक नाम कहा, एक टर्मिनोलॉजी मेन स्ट्रीम, ये मेन स्ट्रीम की जो व्यायाम या आफीम खिला के लोग को एक परसेप्शन में डाल दी कि भाई ये कौन क्या कहता है, शेफ चौधरी क्या कहता है, या कोई यूट्यूब चैनल्स क्या कहता है, ये बात सही है नहीं। देखो मेन स्ट्रीम क्या कहता है। मेन स्ट्रीम को उन्होंने भगवान बना दिया, अवतार बना दिया, साधु सन्यासी की उस जगह पे ले गई कि वो नहीं कहेगा तो घटना घटा ही नहीं। और जो आफिम है, आप खा के रखेंगे आप नहीं, सब लोग, उनको वो आफिम के नशे के बाहर आना चाहिए अभी, और देखना चाहिए कि genuine media and fake media. Don't say mainstream media. There is nothing called mainstream media in this age of the world. In this age, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आज से 50 साल आगे, 40 साल आगे, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया were mainstream, and बहुत सारे छोटा छोटा अखबार थे, they were not mainstream. अभी तो भाई गूगल सर्च, गूगल इंजन, सर्च इंजन, इंटरनेट, वहाँ मेरा कंटेंट जहाँ जाता है वहाँ ही न्यूयॉर्क टाइम्स जाते हैं, वहाँ ही टाइम्स ऑफ इंडिया जाते हैं, तो कहाँ मेन स्ट्रीम रह गया? अभी सब मेन स्ट्रीम है, सब एक ही स्ट्रीम में है। मेन स्ट्रीम कह के कोई नाम अभी जो कहना ये गलत है। देयर इज नथिंग कॉल्ड मेन स्ट्रीम। अभी तो आप पहले जो आप भी छोटे थे नहीं, उस वक्त जो अखबार की ज्यादा सर्कुलेशन होता था, इट वाज मेन स्ट्रीम। आई मेंशन दैट फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया, और अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन में गार्डियन। अभी तो सब समान है, बराबर है। आपका यूट्यूब चैनल जहां जाता है वहां ही न्यूयॉर्क टाइम्स का यूट्यूब चैनल जाते हैं, वहां ही CNN जाते, BBC जाते। तो लोगों को एक आफिम खिला के रखा कि ये मेन स्ट्रीम है नहीं, और ये आफिम को खिला के उसको जो क्या कहते हैं कल्चर कल्टीवेट कर रहे हैं, वो जो लोग जो अपनों को मेन स्ट्रीम के एक फॉल्स लेवल लगा के दुनिया को राज कर रहे हैं।
There बिल्कुल is सर। nothing called mainstream. Nothing called mainstream. जी, Everything is on जी। the same stream. बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और सोशल मीडिया को आपने जिस तरीके से ये एक पेशा शब्द दिया, एक और भी प्रेषा शब्द मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुफीद है। जैसे सुपारी किलर्स होते हैं, वैसे ही सुपारी जर्नलिज्म, जहां पर ठेके पर जर्नलिज्म किया जा रहा है और इस तरीके से एजेंडा चलाया जाता है। मैं वापस जरा हिंदुओं की चिंता से, चूंकि आपका इतना गहरा सरोकार है, मेरा वो प्रश्न वहीं कहीं छूट गया। आपने ये जो मेन स्ट्रीम वाला फंडा क्लियर किया, ये बड़ा आवश्यक था साहब। और आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के साथ, और जो इतना डेयरिंग पर्सनैलिटी हो अपनी जर्नलिज्म को लेके, उसके जरिए ये बात आए, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होगी और ज्यादा ऑथेंटिक होगी। लेकिन साहब, मैं उसी बात पर वापस आऊंगा कि ये कोई नया सिलसिला नहीं है कि बांग्लादेश में जब जब कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई है, तो टारगेट हिंदू बने हैं, कत्लेआम हुआ है, उनके निशान मिटाए हैं, उनके आबादी मिटाई है, उनके धर्मस्थलों को मिटाया है। ये क्यों होता है? आखिर ये क्या बहाना है कि जब भाई कोई चुनाव हार जाए तो हिंदू की हत्या कर दो, तख्ता पलट हो जाए हिंदू की हत्या कर दो? क्या पूरे विश्व में हिंदुओं की चिंता करने वाले नहीं हैं जेन्युइनली? ये एक वजह है। दूसरा, भारत से या बहुसंख्यक हिंदू वाले देश भारत से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्या ऐसा आपको लगता है? मैं चाहूंगा कि आप खोल के जरा ये कारण बताएं। एक लाइन का सवाल कि हिंदू क्यों कटता है साहब जब भी कुछ ऊंचा नीचा होता है बांग्लादेश? सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान में भी हो रहा है भाई। हिंदू सनातन धर्म इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। दुनिया की 3 नंबर की टॉप रिलीजन, जो 3 टॉप रिलीजन में एक है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। दुनिया के कोने कोने में सनातन मतलब है, फॉलोअर्स ऑफ हिंदू धर्म है, बड़ा बड़ा पोजीशन में हिंदू है, बहुत सारे जगह पे हिंदू है। आपका तो एक चीज है नहीं यार, आप लोगों की वॉइस है नहीं। यू आर नॉट रेजिंग वॉइस, यू आर ऑप्टिंग ऑफ रिमेनिंग साइलेंस। अब सन्नास में बैठे हैं, ये सन्नास में बैठने के कारण ही ये चीज बार बार हो रहा है। अगर हिंदू आज जाएगा, बीबीसी को घराव करेगा, CNN को घराव करेगा, यूनाइटेड नेशंस को घराव करेगा, व्हाइट हाउस को घराव करेगा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को घराव करेगा, मजबूर करेगा टू टेक एक्शंस, मजबूर करेगा टू इम्पोज सैंक्शंस on people involved and responsible for the persecution and atrocities on Hindus। देखिए, बाद में ऐसा कभी कोई करेगा भी नहीं। हिंदुओं की आप उंगली उठाने की भी कोई ऑडेसिटी नहीं दिखाएगा। आपको बात नहीं है। You are not raising voice, you are not condemning, you are not protesting. Instead, you have some unfortunate paisa, those journalists who sold their morality in exchange for money and favor, and they are backstabbing the Hindus. This is the main karan. The Hindus have no voice, although Hindus have prominent presence in everywhere in the world. आपको एक जानकारी मैं देता हूँ, आपको जरूर मालूम है कि अमेरिका में जो होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री पूरे होटल इंडस्ट्री कंट्रोल करते हैं इंडियन नेशनल्स। अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में और दुनिया की बहुत सारे जगहों पे मीडिया में बहुत हिंदूज हैं, मगर ये लोग गौतम बुद्ध की तरह सन्यास में बैठे गए, प्रतिवाद नहीं करते, प्रतिवाद नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। जो जुल्मबाज है, जालिम है, इसको सजा देने के लिए सो कॉल्ड पावरफुल नेशंस को एंड एलिमेंट्स को मजबूर नहीं करेंगे। ये बार बार घटेगा। बांग्लादेश को एक दफा एक वार्निंग दे दे अमेरिका, 4-5 सैंक्शन दे दे किसी लोगों के ऊपर, देखिए ये करना बहुत जरूरी है। यू आर राइट कि हिंदूज हैव बिकम लाइक एज इफ दे आर स्केपगोट्स।
sacrificial animal lambs, कि कोई भी बहाना को ऊपर चढ़ाए हो जाता है बांग्लादेश पे, पाकिस्तान में। क्यों? कि Hindus have no voice, not in our country, not outside our country. And unfortunately, there are some Hindu leaders who are almost same like those Precias. They sold their moralities and everything in exchange of money and favor, and they are also either remaining silent, and even some of the Hindu leaders from Bangladesh, they are saying nothing is happening. जी Unfortunately, इसको बिल्कुल जो साहब। जिसने ये स्टेटमेंट दिया, गोविंद चंद्र प्रामाणिक, हिंदू महाजोट, भारत को तो चाहिए कि इसको ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शन दे दे कि कभी भारत आ नहीं सकेगा। इतना तो आप कर सकते हैं ना, impose visa restrictions. Bharat is not a small country. India is not the country of 1947. It is 2024. India is one of the world powers, not regional power, world powers. एंड आप जो इंडिया को समझते हो लोग, पाकिस्तान वगैरह, पाकिस्तान तो मैं कभी कहीं शो में कहा था कि पाकिस्तान इज नॉट अ बैंकरप्ट नेशन। प्लीज बैंकरप्सी को आप इतना बेइज्जत मत करो। पाकिस्तान तो भिखारी है जिसके पास भीख मांगने की जो कटोरा चाहिए वो भी है नहीं। सो दे आर भारत के खिलाफ, ये भिखारी कटोरे के बिना जो भिखारी है और उसके जो बाप माँ है अमेरिका एंड अदर, दे आर कंस्पायरिंग, बट भारत इज द वर्ल्ड पावर। इफ भारत वांट्स टू डू एनीथिंग दे कैन डू, एंड भारत इज the global economy is also significantly dependent on Bharat. You are also manufacturing so many things, those are essential for Western industries. So आपका सवाल में जाऊंगा फिर से कि आवाज उठाना। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। और यहाँ चूंकि आपने बांग्लादेश के हिंदू कुछ नेताओं की असली चरित्र बता दिया, आपने उनके रियल फेस बता दिए, आपने ओवरसीज में हिंदू वॉइसेस नहीं हैं, डोमिनेंट नहीं है या उठती ही नहीं है, इस पर जाहिर किया अपनी चिंता। लेकिन उसी के साथ आपने एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताई, आप भारत की तरफ आशान्वित हैं और भारत की ताकत को जानते हुए, मानते हुए आप भारत से भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन साहब, आपका कांग्रेस पार्टी और वर्तमान कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं, जो परिवार है, और जिनका इस देश पर 65 से ज्यादा सालों तक कब्जा रहा है, राजनीतिक कब्जा रहा है, मैं शासन नहीं कह रहा हूं सर, मैं कब्जे की बात कर रहा हूं, उनके लीडर राहुल गांधी पर तो आपकी विशेष कृपा बरस रही है आजकल, है ना, कुछ ज्यादा ही। और अगर मैं गंभीरता से कह दूं साहब, तो आपका बेहद गंभीर काम भी है उनके ऊपर। आप ये सोचें कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनते ही कांग्रेस के पार्टी का जो एक तरह से प्रमुख चेहरा है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो हमारे 18वीं लोकसभा के पहले भाषण में कहता है हिंदू हिंसक है इस भारत में। यानी एक बड़ी पार्टी जिसने 65 साल से भी ज्यादा राज किया भारत में, वो अगर यहाँ के हिंदुओं को लेकर इस तरह की भावना रखती है, तो ऐसे में भारत 2014 के बाद बदला जरूर है, एक नई डगर पर निकल जरूर रहा है। 14 के बाद 19 में हमारी एक दूसरी सरकार राष्ट्रवादी आई, 24 में फिर एक सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और संभवतः जब 15 अगस्त को साहब लाल किले से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली मर्तबा होगा जब हिंदू शब्द किसी प्रधानमंत्री ने लिया होगा और हिंदू की चिंता की होगी बांग्लादेश के लिहाज से। ऐसे में अगर भारत भी हिंदू वॉइसेस को लेके, हिंदू चिंताओं को लेके उतना मुखर नहीं रहा, तो इसमें कितनी जिम्मेदारी कांग्रेस की आप मानते हैं जो 65 साल राज किया है? मामला अभी 10-1 साल से बदल रहा है, यहां क्या देखते हैं और कितनी कमी आप देखते हैं कि अभी भी रह गया है? अवनीश भाई, आप राहुल गांधी या राहुल विंची की बात कर रहे हैं ना, सो वो क्या हिंदू है? मैं 3-4 बात बताऊंगा आपसे परमिशन लेके। देखो, उसके जो सहपाठी हैं, क्लासमेट ट्रिनिटी कॉलेज का, उन्होंने मुझे फोन में कहा, मैंने बात की खुद, कहता ही इज अ वेरी नाइस सेकुलर टाइप ऑफ पर्सन
एंड उसके जो पसंद के खाना है बेकन फ्राई एंड बीफ स्टेक। गाय माता को आप पूजा करते हो और वो बीफ स्टेक पसंद करते हैं, नो प्रॉब्लम, वो उसका पर्सनल प्रॉब्लम। देन इसने जो प्रिंसेस नवाल से इश्क की, मोहब्बत की, शादी करने की वक्त आया, अगर राहुल गांधी हिंदू होते तो नवाल तो इस्लाम धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म को अपनाते, कन्वर्ट होते। शी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक, एंड राहुल गांधी was going to Sonia Gandhi's family chapel to offer prayers with Princess Nawal। भाई हिंदू आप या मुसलमान आप कश्मीर जा सकते हो घूमने के लिए, मैं भी टेंपल में, मंदिर में जा सकता हूँ ना, मगर आप तो पूजा या प्रार्थना करने के लिए किसी और जगह पे जाएंगे नहीं। सो राहुल गांधी बीफ खाते हैं, ओके, इट इज हिज पर्सनल प्रॉब्लम। उसको आशिका को जब शादी करने के वक्त आते हैं तो उसको कैथोलिक रिलीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आई मीन वो तो हिंदू है नहीं यार, आप जो भी कहो। हिंदू का वेश धारण करता है वोट के लिए, ये एक नाटंकी है, ही इज एक्टिंग, चीटिंग, धोखेबाजी है। सो जो हिंदू ही है नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो हिंदू है, सनातन धर्मावलंबी है, वो तो हिंदू के फेवर में बात करेगा जरूर कि हिंदू के ऊपर कुछ होने से उसके सीने में दुख आता है। मगर जो हिंदू ही है नहीं, किसी और धर्म का है, उसको क्यों दुख पहुंचेगा? उसके लिए तो दुख पहुंचने का कारण भी है नहीं। हो सकता है कि आस्तीन की साफ हो कि ये जो आप गांधी डायनेस्टी कहते हो ना, तो ये गांधी डायनेस्टी के अगर इतिहास आप सब जानते थे ना, ये बार बार जो किसी और के पीछे ही भागता है। नेहरू भी भागा और बाकी सब भागते थे, इंदिरा गांधी भी भागे, सोनिया तो खुद है ही वही चीज, exported product of Western, you know, I don't want to utter the next word, Western ... So राहुल गांधी भी ये है। सो वो क्यों हिंदू के लिए रोएगा? और रोता अगर एटलीस्ट उसके अंदर में, अभी अंदर में इंसानियत होती है, चेतना होती, ये भी है नहीं। He is a man without conscience, without any principle, without any ideology, बड़ा हुआ है ये देख के ये एक राजा है और बाकी आप सब लोग उसके प्रजा है, विशेषत जो हिंदू है। ये हिंदू के कोई जगह भी नहीं कि गांधी खानदान में इश्क करने के लिए या शादी ब्याह करने के लिए। अब तो छोटा जात है ना, कम जात है हिंदू सब, और वो बहुत बड़ा जात है, महाराजा है, इससे भी बड़ा कुछ है, भगवान है, अवतार है। सो अगर आप ऐसे लोग को लीडर की गद्दी पे बैठा के रखे हैं, सो वो तो वही करेगा जो उसको करना है, और उसके अंदर में जो खून है तो हिंदू का खून है नहीं भैया, ये तो दूसरी तरीके के खून है, और वो खून तो उसको वहां ही ले जाएगा जहां जाना चाहिए। सो आप हैविंग सच ए काइंड ऑफ द लीडर इन योर कंट्री टू लीड योर नेशन in the future, and even now to oppose whatever the government is doing for the good of India, आप तो खुद आपने घर में आग लगा रहे हो, इसके ये किसी की कसूर है नहीं यार, आप खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज आपको ध्यान दिला दूं कि आपके बांग्लादेश में जो ये तख्तापलट हुआ है, रेजिम चेंज हुआ है, तो इसमें भी आरक्षण यानी रिजर्वेशन से ये एक बहाना खोजा गया। और यहां पर राहुल गांधी जानते हैं साहब, यहां लोगों की जाति पूछ रहे हैं, कास्ट पूछ रहे हैं, वो खुद हिंदू नहीं है, आपने बिल्कुल विश्वास के साथ कहा, और अब इसीलिए यहां भारत में उनसे मजहब पूछा जाने लगा है साहब। और आपकी रिपोर्ट आने के बाद तो फिर ये नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है। लेकिन वहीं एक सच्चाई ये भी है ना चौधरी साहब
कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब कम से कम 2014 से राहुल गांधी और उनकी पार्टी को यहां पर राज करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब अपनी बातचीत को कंक्लूड करते हुए, क्योंकि हम आपसे आग्रह करेंगे, आगे भी सानिध्य आपका चाहेंगे, आपका साथ चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हिंदुओं की चिंता कम से कम इस सरकार के रहते नहीं हो सकती। ऐसे में जो सो कॉल्ड एक सरकार, अब हम भारतीयों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि हम उसको जमाते इस्लामी का रिजीम बोलें, कि उसको जो लड़का तारिक, जिसका कि अलकायदा से भी कनेक्शन रहा है, आपके ही आर्टिकल में आपने ब्रेक किया है कि वो एक लगभग आतंकवादी है, और उस रिजीम के तहत तो कम से कम हिंदुओं का अभी कोई वहां पर कल्याण दिखाई नहीं देता। ये अलग बात है कि यूनुस साहब जो है वो माफी मांग लेते हैं और दिस दैट, ये ड्रामा है, ये पोजिंग है, ये बात भी है। ये सरकार, अब सब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, आप इसको करेक्ट कीजिएगा, मैं सरकार कहूं भी कि ना कहूं, बांग्लादेश में जो चल रहा है इसका फ्यूचर कितने दिन तक देखते हैं आप? अगर सच बताऊंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा मुसीबत शायद आएगा। फिर से भी कहता हूँ कि इसे मर्सिनरी रजीम, इसको ना किसी ने चुना, ना वोट दिया, ना कुछ, रिग करके, रिगिंग का इलेक्शन में भी होता नहीं, फिर भी एक इलेक्शन होता है, तो किसी ने चुना नहीं। ये फॉरेन मर्सिनरी हमीद करजाई की तरह, मगर अफगान और किसी और मुल्क, और बंगाली बहुत खतरनाक एक जात है बंगाली बाई नेचर, पाकिस्तानी को पिटाई पिटाई पिट करके भगा दिया था। यूनुस साहब तो ऑलरेडी देखिए 8 तारीख उन्होंने ओथ लिया, शपथ लिया, और 17 तारीख उन्होंने कैबिनेट रिशफल कर ली। जो बंदा होम मिनिस्ट्री में था वो ज्यादा भारत के खिलाफ बात कर रहा था, उसको दे के पार्ट मिनिस्ट्री में, जूट मिनिस्ट्री में दे दी। सो इतने 4-8 दिन में आपको कैबिनेट रिशफल करना पड़ता। यूनुस साहब तो कराच में दो हाथ लगा के खड़ा हुए। एक कराच का नाम है जमात इस्लामी, दूसरे का नाम है बीएनपी, और उनके आजू बाजू में जो छात्र लोग शोर मचा रहा है वो छात्र लोगों की अपने के कोई एजेंडा है। यूनुस साहब की तो मस्त सपोर्ट है नहीं, नॉट एट ऑल। सो यू डोंट हैव अ मस्ट सपोर्ट। और ये जो बीएनपी जमात ने उसको बैठाया था शेख हसीना को हटा के, उनके और उनके जो इन्वेस्टर्स फंडर्स, सबको एक एक्सपेक्टेशन थे कि 3 महीने में इलेक्शन हो जाएगा और उस वक्त बीएनपी आ जाएगा, और अभी $10 इन्वेस्ट करते हैं, बाद में $500 प्रॉफिट मिल जाएगा, मुनाफा मिल जाएगा। ये पॉलिटिकल स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट की। और कल तो यूनुस साहब ने कह दिया कि इतने जल्दी इलेक्शन होने वाला नहीं, आई हैव टू रिफॉर्म एवरीथिंग, पूरा देश को ही रिफॉर्म करना है, संविधान को रिफॉर्म सब कुछ करेगा। तो 5 साल की बात तो वो कर रहा है, मगर ये तो उनके ख्वाब है कि रहने का। मगर मिर्जा गालिब के एक शेर में कहता हूँ कि मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने की गालिब ये ख्याल अच्छा है। सो मैं भी कहूँगा कि ये यूनुस साहब का जो ख्वाहिश है ये दिल को खुश रखने के लिए अच्छा है, मगर बिल्कुल साहब। दिल कितने वक्त तक खुश रहेगा ये शायद आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, और जानता भी हो तो आप भी नहीं कहेंगे, मैं भी नहीं कहूँगा। मगर आई डोंट सी any Yunus in 2025 January 1। बहुत बड़ी बात है साहब। और आपने जो गालिब साहब का वो शेर सुनाया, तो एक शेर मुझे भी याद आ गया, और यूनुस साहब पे मुझे लगता है कि आप इसको एंडोर्स करिएगा कि फिट बैठता है कि नहीं, कि महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है वो शख्स किसी और के कंधे पे खड़ा है। तो मुझे लगता है कि सुभान अल्लाह। मैं फिर से कहता हूँ कि जनवरी 1, 2025 उस दिन मैं यूनुस साहब को बांग्लादेश की सरकार के प्रधान नहीं देख रहा हूँ।
जी। एक सवाल अगर आज की इस चर्चा में मैं नहीं पूछूंगा तो मुझे संतोष नहीं होगा और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी संतोष नहीं होगा और आपको भी कहीं मलाल रहेगा कि अवनीश ने मुझसे ये बात क्यों नहीं पूछी। साहब, शेख हसीना भारत की मित्र कही जाती है। भारत में जो एक सेंटिमेंट है कि हसीना भारत की मित्र है। असाइलम की बात जब चली और जब बांग्लादेश से निकली शेख हसीना जी, तो शुरुआत में ये कहा गया कि भाई साहब बस ये भारत आई हैं, भारत के बाद ये कहीं और असाइलम के लिए जाएंगी। लेकिन आज की हकीकत यह है कि भारत में शेख हसीना है। कैसे देखते हैं आप इसको? शेख हसीना ने उनके जो सारे 15 साल, एक दिन के लिए भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो भारत के साथ बांग्लादेश के बंधन को खराब करे। भारत बांग्लादेश बंधन को डीपर से डीपर करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। उन्होंने और क्या क्या भूल किया या खराब किया वो दूसरी बात है, मगर ये तो है कि शी वॉज वेरी सिंसियर ऑन द बॉन्डेज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। एंड शेख हसीना इज द ओनली लीडर हु अंडरस्टूड कि भारत बांग्लादेश के बीच में जो है ये कोई रिलेशंस नहीं है, ये बॉन्डेज है, ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक, ये नेचुरल बॉन्डेज। और ये बॉन्डेज को और भी मजबूत करने के लिए उन्होंने कोशिश की। और मैं जानता हूं कि जो हिंदू हैं, नॉट राहुल विंची की तरह फेक हिंदू, जेन्युइन हिंदू जो है, ये सब ग्रेटफुल है, मेहमानदार भी है। और भारत भी एक महान राष्ट्र है और अपने जो दोस्त को सिर्फ अच्छे दिन में गले में नहीं लगाते, दोस्त जब मुसीबत में गिरते हैं दोस्त को गले लगाते हैं। सो शेख हसीना भारत के लिए कुछ किया, ज़रूर किया। और अभी शेख हसीना के लिए बुरी दिन है, आगे भी शेख हसीना के लिए जब बुरी दिन थे 1975 के बाद, 15 अगस्त के बाद भारत ने ही शेख हसीना को आश्रय दिया था और अभी भी भारत शेख हसीना का आश्रय दिया है। और it is again once again the evidence of proof of the greatness of भारत कि तुम भारत के लिए कुछ करोगे, भारत तुमको बुरी दिन में छोड़ नहीं जाएगा। ये अमेरिका है नहीं कि लास्ट बात में कह के खत्म करता हो कि जो ईरान की जो शाह थे पावर में और जो पहलवी, उनकी जो फॉल, जिस दिन वो फॉल कर रहे थे, उसने एक बात कहा था कि जो those who become friend of US, he does not need any enemy। और ये बात महसूस होने में मेरे बहुत देर लगी। सो ये अमेरिका है नहीं, भारत है। भारत इसके अपने दोस्त को कैसे रक्षा करना है, भारत अपने दोस्त को उसके अच्छे दिन में शायद ज़रा दूर भी रखते हैं, मगर बुरे दिन में दोस्त को डायरेक्ट सीने लगा के रखता है और दोस्त को कोई नुकसान होने के लिए नहीं देते। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और यहाँ भी आप देखें ना कि ये भारत की मजबूती है और विश्व में भारत का इस समय क्या स्थान है कि शेख हसीना भारत में हैं, लेकिन विश्व के किसी भी देश से अभी तक जब हम आपसे ये अवसर पा रहे हैं बातचीत करने का, ये सवाल नहीं उठा कि शेख हसीना भारत में क्यों है। हालांकि कुछ कठमुल्लों ने शुरुआत में फुटकर आवाजें उठाने का प्रयास किया था, लेकिन उन आवाजों को भारत तवज्जो नहीं देता। और निश्चित साहब, 2014 ऑनवर्ड्स के भारत के प्रति आपका जो नजरिया है, वहां ये बात सच है कि आपके प्रिय पात्र राहुल विंची और कांग्रेसी खानदान को यह देश अपने डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं दे रहा है। क्योंकि आज की हकीकत यह है कि राहुल गांधी और उसका पूरा परिवार, उसकी पूरी पार्टी नरेंद्र मोदी से तीसरी बार हार के विपक्ष में बैठी हुई है। ये आज के भारत का सत्य है। शोएब चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बातचीत, ये पॉडकास्ट पे कहां तक रोकूं, लेकिन मैं आपके छोटे भाई होने के हैसियत से आपसे फिर आग्रह करूंगा। और आप जिस तरीके से अपने पोर्टल पर अपने ब्लिट्स में लगातार खुलासे किए जा रहे हैं और एक्स पोस्ट, मैं अपने दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सलाहुद्दीन साहब को, शोएब चौधरी साहब को जाके एक्स पर फॉलो कीजिए।
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके ब्लिट्स का लिंक आपको मिलेगा, आप उसको लगातार फॉलो कीजिए। शोएब चौधरी साहब के यूट्यूब चैनल का, जहां वो बहुत अच्छे क्रिएटिव वीडियो से लेके सोशियो पॉलिटिकल हर तरह की बात करते हैं, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन आपको इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उसको भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में अगर आप वास्तव में लगातार जानना चाहते हैं, अद्भुत जानकारियां जानना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारे लिंक खोल के शोएब साहब को फॉलो करते रहना होगा। शोएब साहब, किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं, कैसे धन्यवाद, और सबसे बड़ी बात साहब, आपकी हिंदी को प्रणाम है, नमन है, तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार जी। नमस्कार। थैंक यू। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और शोएब चौधरी साहब को इस वादे के साथ, और आप सभी दर्शकों के सामने मैं चौधरी साहब से वादा ले रहा हूं कि जब हम आवश्यक समझेंगे और जब चौधरी साहब को सुविधा होगी, हम प्रारब्ध के इस मंच पर पुनः चौधरी साहब के सानिध्य में उपस्थित होंगे। तो इसी के साथ हमें और चौधरी साहब दोनों को आज की ये चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। चौधरी साहब को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आप सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम।